Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा राफेल फाइटर, शहर में कहीं बटे लड्डू तो कहीं ढोल बजाकर मनाया गया जश्न। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी, राज्यपाल ने तीसरी बार लौटाई विधानसभा सत्र बुलाने की अर्जी, राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भारत चीन सीमा विवाद पर चीन का दावा, ज्यादातर इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह हटी पीछे, भारत ने कहा बयान सही नहीं। अमेरिका ने भी कहा शी जिनपिंग के नेतृत्व में आक्रामक हुआ चीन। स्थायी संसदीय समिति की बैठक में बोले वित्त सचिव, फिलहाल राज्यों के जीएसटी बकाये को भुगतान करने में सक्षम नहीं है केंद्र सरकार, भुगतान का फॉर्मूला दोबारा तय करने के लिए जुलाई में होनी थी जीएसटी परिषद की बैठक। और नई शिक्षा नीति को कैबिनेट से मिली हरी झंडी, अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को लाया जाएगा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर, यूनिवर्सिटी में शोध पर भी बढ़ेगा असर। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, इसके पीछे का विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है आज इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है जहां तक भारत की इंडियन एयरफोर्स का सवाल है। जी हाँ, जो भारत की एयर पावर है उसमें आज एक नया पन्ना जुड़ा है, क्योंकि जो भारत में आज पहला सेट राफेल फाइटर जेट्स का है वो आज भारत की धरती पर उतर आया। उसे अंबाला की एयरफोर्स एयरबेस में आज उसे इंडक्ट किया गया है एंड दीज fighter jets will now be inducted in the Golden Arrow Squadron of Indian Air Force। आज एक इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है और 23 साल के बाद कहा जा रहा है कि भारत की जो एयर पावर है उसमें अपग्रेडेशन देखा गया है। जी हाँ, जो अगर मैं माहौल की बात करूं तो एक डॉन टू डस्क एक प्रतिबंध लगाया गया था फोटोग्राफी के ऊपर कि कोई उसकी फोटोज नहीं ले सकता है। जैसे ही आज राफेल फाइटर जेट्स आज भारत की भूमि में उतरे तो फोटोग्राफी पर बैन लगा हुआ था और हवा से ही जो पिक्चर्स हमें मिल सकी तो वो मिली हैं और वही पिक्चर्स टीवी चैनल्स पर भी दिखाई जा रही हैं। और कहीं पर लड्डू बट रहे थे, कहीं पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो एक सेलिब्रेशन का माहौल था जिसको लेकर भी लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसके पहले भी वेपन्स को हमने इंडक्ट किया है इंडियन एयरफोर्स में और इसके पहले भी नए जो वेपन्स हैं वो आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या था कि ढोल नगाड़ों के साथ आज राफेल फाइटर जेट्स का स्वागत किया गया है। तो उसके पीछे कारण भी है राजनीतिक है। आपको ध्यान होगा जब 2019 में जब चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने राफेल फाइटर जेट्स की कॉस्टिंग को लेकर उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि इसमें करप्शन हुआ है, इसमें घोटाला हुआ है। आज भी जो कांग्रेस के लीडर है वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के समय में 786 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने फिर से बताया कि वो चौकीदार है और चौकीदार आज भी सच्चाई बताने से क्यों चूक रहे हैं। आज भी इसको ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, आज कुछ बड़े सवाल खड़े करने की जरूरत है। जी हाँ, इतिहास में आज एक नया पन्ना जुड़ा है जहां तक एयर पावर का सवाल है। बहुत अच्छी बात है, हमने सुखोइस के बाद और अभी भी हम रशिया से जो मिग्स को हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं उसमें आज एक नया पन्ना इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये जो डील है ये काफ़ी सालों से चल रही थी और उसमें पहला जो सेट है आज वो भारत में आया है। तो जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, हम जिस ड्यूरेशन में हम चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं, वेपन्स को प्रोक्योर करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करते हैं, वो अभी भी एक लंबा प्रोसीजर है। आपको बता दें कि 36 राफेल विमान भारत की धरती पे आने हैं और आज इतने सालों की डिफेंस नेगोशिएशन के बाद पहला सेट 5 फाइटर्स का आया है, वो भी तमाम प्रेशर डालने के बाद। तो पहला जो है कि एक बहुत ही पेचीदा और लंबा प्रोसेस है जहां तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात है। दूसरी बात ये, जो हम इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं कि भारत में ही हम ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट्स क्यों नहीं बना सकते, तो आज उस पर भी सवाल खड़ा होता है क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस हमेशा मेक इन इंडिया पर रहता है। तो आज सवाल खड़े करने की ये ज़रूरत है कि अगर मेक इन इंडिया पे हमारा इतना जोर है तो इंडिजनाइजेशन का प्रोसेस, जहाँ तक डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात है, जहाँ तक डिफेंस फाइटर जेट्स की बात है, जहाँ तक डिफेंस आर्म्स की बात है, उसमें हम इंडिजनाइजेशन करने में अभी भी इतने सफल क्यों नहीं हो पाए हैं, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा ये जो कि आज तारीफ करने वाली
बात है कि जो पिछली सरकारों में हमने देखा वो प्रोसेस बहुत धीमा था, तो मोदी सरकार के राज में उनके टेन्योर में डिफेंस के रिफॉर्म्स को लाया गया, जिसकी वजह से ये चीज़ें आज फास्ट ट्रैक हुई हैं। लेकिन we cannot rest our laurels here and say that everything is very hunky dory about the defense procurement. अगर हम फास्ट पेस रिफॉर्म्स लेकर आए हैं तो आज हमारा फोकस नई पॉलिसीज में बनाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो विमान है ये एक ऐसे समय में आए हैं जिस समय भारत और चीन के बीच एक स्टैंड ऑफ, एक गतिरोध लगातार बना हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। रोज लोग डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएं। और आपको ध्यान होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जब हुई थी तो उस समय हमने अपनी एयर पावर दिखाई थी, तो पाकिस्तान के कंपैरिजन में जो हमारी एयर कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो मैचअप करती हैं, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में हमारी एयर कैपेबिलिटीज़ कितनी मैचअप कर पाती हैं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक्सपर्ट्स अलग अलग राय बताते हैं। लेकिन जो फॉर्मर एयर चीफ हैं BS धनोआ, हालांकि उन्होंने कहा है कि ये रफेल फाइटर जेट्स आर गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पॉलिसी चेंजेस आते हैं। बहुत अच्छी बात है, इतिहास का एक बड़ा पन्ना जुड़ा है राफेल फाइटर जेट्स आने से, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है जहां पर डिफेंस इंडिजनाइजेशन को लेकर बात करें, डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ों पर फोकस बना रहना चाहिए। अब रही बात ये कि आज हम ढोल और नगाड़े क्यों बजा रहे थे, लड्डू क्यों बांट रहे थे, बहुत अच्छी बात है, राजनीतिक कारणों से आप बता रहे थे और इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं मोदी सरकार की राफेल आया और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये मोदी सरकार का। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो दुश्मन देश चीन है वो इस समय अक्रॉस द बॉर्डर ये सारी चीज़ें देख रहा है। तो आपकी जो तैयारियां हैं उसको आप ढोल नगाड़े से क्यों बजा रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को, ये मेरा सवाल है। इस पर आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइए अब आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं और वो खबर जुड़ी हुई है राजस्थान में हो रही सियासी उठापटक। जी हाँ, आज तीसरी बार वापस आज गवर्नर ने जो उनका जो कैबिनेट प्रपोजल था उसे वापस गहलोत सरकार को भेज दिया है, ये कहते हुए कि 31 जुलाई को जो विधानसभा सत्र बुलाने की बात हो रही थी तो उस सत्र को नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि गवर्नर अपनी उसी बात पे अड़े हुए हैं जो उन्होंने बातें कही थी कि 21 दिन की नोटिस के पहले वो सत्र नहीं बुला सकते, क्योंकि जो MLAs हैं उनकी सेफ्टी का उनको ख्याल रखना है। तो ये सब इसको आधार बनाते हुए गवर्नर कलराज मिश्रा ने उनका जो कैबिनेट प्रपोजल था उसे गहलोत सरकार को वापस भेज दिया है। यानी कि जो एक स्टेलमेट, एक डेडलॉक, एक गतिरोध जो गहलोत सरकार और कलराज मिश्रा यानी कि गवर्नर ऑफिस के बीच में इतने दिनों से नजर आ रहा था, उसे वो गतिरोध अभी भी बना हुआ है। अब ऐसे में क्या होगा, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि गवर्नर का जो रोल है वो इतना संदिग्ध क्यों है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नर की तरफ से डीलेइंग टैक्टिक्स हो रही हैं। जो ये सारे एलिगेशंस लग रहे हैं बार बार कि ऐसा लगता है कि कलराज मिश्रा सेंटर के किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो ये एलिगेशंस आज भी लगाए जा रहे हैं। कल आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह ने इस बात को कहा था कि बीजेपी राजस्थान की सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पहले राजस्थान गिराएगी, फिर छत्तीसगढ़ गिराएगी, फिर महाराष्ट्र गिराएगी। तो ये बीजेपी की टैक्टिक्स है और उसी को बिल्कुल फॉलो करते हैं गवर्नर कलराज मिश्रा, ऐसा कहना है कांग्रेस का, जो कि राजस्थान कांग्रेस का ये बिल्कुल साफ तौर पर कहना है। अब लेकिन कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं? अगर गवर्नर अड़े हुए हैं, गवर्नर ये कहते हैं कि नहीं वो 21 दिन से पहले सत्र नहीं बुला सकते। आपको ये भी बता दें, कुछ सूत्रों से आज मैं बात कर रही थी दोपहर में जयपुर में, उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में एक एट होम होता है, उस एट होम को भी कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि कलराज मिश्रा ने बहुत ही सोचे समझी रणनीति के तहत उन्होंने कोविड को रीजन बताया है, यानी कि कोरोना महामारी के चलते उन्होंने पूरा एक ग्राउंड वर्क बनाया है, होमवर्क करके ये बताया है कि नहीं कोविड के चलते वो MLAs को नहीं बुला पाएंगे, कि सत्र नहीं बुलाएंगे। लेकिन उस लॉजिक को बिल्कुल पूरी तरह से डिमोलिश हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे असेंबली सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है। रही बात दूसरी कि क्या गवर्नर का ये राइट है या नहीं है, बार बार इस बात को कलराज मिश्रा की ऑफिस से ये कहा जा रहा है कि वो गहलोत सरकार को ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोक रही है, जिसमें कि वो अपने कैबिनेट प्रस्ताव में ये चीज़ नहीं लिख पा रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट चाहते हैं या वो कॉन्फिडेंस वोट चाहते हैं। बार बार गवर्नर ऑफिस की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से, उनके कैबिनेट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये राइट गवर्नर का नहीं है कि बार बार वो इस बात पे क्वेश्चन उठाए कि एजेंडा क्या होगा, क्योंकि
जो राज्य सरकार है और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो एजेंडा को तय करेगी, ना कि गवर्नर। गवर्नर इज doesn't have the rights to raise questions on the agenda of the विधानसभा। एक बात आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस जिन लॉयर्स के टच में है वो बार बार इस चीज़ को, एक जजमेंट है जिसको वो साइड कर रहे हैं, एंड कांग्रेस कॉन्स्टेंटली इज साइटिंग द 2016 SC जजमेंट जो कि नाबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर अरुणाचल का है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अंडर रूल 174 अगर गवर्नर को सेशन प्रोरोग करना है या समन करना है या डिसॉल्व करना है तो वो ये डिसीजन अकेला नहीं ले सकता, उसे कैबिनेट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बार बार कलराज मिश्रा पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो सेंटर के इशारे पर कर रहे हैं, वो ओवर इंटरफियर क्यों कर रहे हैं, उनके पास ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। अगर एक बार एक मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अब सत्र बुलाने की ज़रूरत है, विधानसभा सत्र बुलाने की ज़रूरत है, तो एक लाइन का एक कैबिनेट नोट होता है और उस पर राज्यपाल अपनी मंजूरी दे देता है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका क्या है? डीलेइंग टैक्टिक्स है। ग्राउंड्स बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से 21 दिन की जो नोटिस का पीरियड है, जिसमें कि 10 या 11 दिन बीत चुके हैं ऑलरेडी, तो उसकी भूमिका बनाए जिसके बीच में हॉर्स ट्रेडिंग होगी, MLAs की जो खरीद फरोख्त है उसके लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बीच आज गवर्नर के रोल पर आज बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है उस पर आज एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन फिलहाल जो गतिरोध है गहलोत वर्सेस कलराज मिश्रा यानी कि गवर्नर का, वो अभी बना हुआ है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आइए आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं और वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो डिसएंगेजमेंट की बातें चल रही हैं इंडो चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में, उससे जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें कि चाइनीज़ आर्मी यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें सामने आई हैं कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है, जो पीछे हटने की बातें हैं, वो जो जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, चाइनीज़ सरकार का ये कहना है कि वो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है ज़्यादातर फ्रिक्शन पॉइंट से, जिसको लेकर भारत सरकार ने कहा है कि नहीं, ये गलत है, ये जो पूरा प्रोसेस जो डिसएंगेजमेंट का है वो पार्शियल है, यानी कि आधा अधूरा है। अब आपको ये बता दें कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है किन पोर्शन से पूरा हुआ है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है गलवान वैली का, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है, ऐसा कहा जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि वहाँ पर डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। लेकिन रही बात पैंगोंग सोले की और जो फिंगर 4 एरिया है, वहाँ पर अभी भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। और आज ऐसे में जो सर्विंग नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, उनका स्टेटमेंट एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल से ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द आर्मी, एंड ही सेज दैट वी हैव टू प्रेस फॉर द स्टेटस को एंटे, यानी कि जो 5 मई की जो पोजीशन थी उसको लेकर भारत को फर्मली ये कहना चाहिए चाइना से कि हमें स्टेटस को चाहिए, यानी कि 5 मई की जो पोजीशन थी उसके पहले की उसी पोजीशन पे आना चाहिए। अब आपको बता दें कि ये सर्विंग ऑफिसर ने पहली बार इस बात को बोला है, क्योंकि अभी तक जितनी भी खबरें आ रही थी वो हमें सोर्सेज के हवाले से आ रही थी, लेकिन पहली बार किसी सर्विंग आर्मी ऑफिसर ने, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी का जो ये स्टेटमेंट है दैट द आर्मी विल कंटिन्यू इट्स एफर्ट्स टू रिस्टोर द स्टेटस को एंटे, तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट से ये भी प्रूव होता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नहीं, भारत की धरती पर चाइना ने कोई पोस्ट नहीं बनाए हैं, कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो ये बयान था वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं गलत साबित होता है लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के इस बयान से। लेकिन आपको बता दें कि मैंने अभी परसों रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा का इंटरव्यू किया था और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि डिसएंगेजमेंट और हम जिसकी पीछे हटने की हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन भारत क्या वजह है कि इसको फर्मली असर्ट नहीं कर पा रहा है, विच मीन्स दैट इंडिया इज नॉट असर्टिव इनफ एट द टॉकिंग टेबल when it's talking to China। तो ये assertion क्यों नहीं आ रहा है? क्या भारत वाकई में चाइना से डर गया है? भारत को किस बात की डरने की ज़रूरत है जब आपने उसका इकोनॉमिक आइसोलेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है? तो ये सारी बातें बड़े प्रश्न खड़ी करती हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना ये है कि क्या हम स्टेटस को एंटे पर रिजॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इसको लेकर विपक्षी नेता जैसे पी चिदम्बरम हो गए, राहुल गांधी भी, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो स्टेटस को लेकर जो पोजीशन है वो चाइना ने बदल दी है और भारत इसे फर्मली असर्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि 4 राउंड्स की जो कॉप्स कमांडर लेवल की जो बातचीत है वो खत्म हो चुकी है।
तीन जो डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में फिर से एक बार मिलिट्री लेवल टॉक्स होंगी। तो अब ये देखना होगा कि जो डिसएंगेजमेंट की बातचीत है वो किस लेवल तक जाती है। लेकिन फिलहाल जो डिसएंगेजमेंट की जो बातें हैं, पीछे हटने की बातें हैं, वो अभी कहीं ना कहीं आधी अधूरी हैं। और ये बात जो वाई के जोशी की है, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने जो इस बात को कहा है कि जो स्टेटस को हमें मेंटेन करना चाहिए, तो एक पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन देखना ये होगा कि भारत इसे कितनी असर्टिवली स्ट्रेस कर पाता है। इस पर आपका क्या सोचना है, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हमारी चौथी खबर जीएसटी रेवेन्यूज़ को लेकर है। जी हाँ, अजय भूषण पांडे जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फाइनेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एक पूछे गए प्रश्न में एक जवाब देते हुए ये कहा है कि सेंटर के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो स्टेट्स को उनका जीएसटी का शेयर दे सके। अब आपको ध्यान होगा कि जिस समय जीएसटी एक्ट लागू हुई थी, जिस समय जीएसटी आया था, उस समय ये कहा गया था कि हर राज्य को जीएसटी के रूप में एक फिक्स्ड रेवेन्यू दिया जाएगा। लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बाद जीएसटी रेवेन्यूज़ का बहुत भयानक शॉर्टफॉल आया और उस शॉर्टफॉल के चलते जितने भी राज्य हैं उन सब को जो जीएसटी का शेयर मिलना चाहिए, जो उनके हिस्से में जो पैसे जाने चाहिए, वो नहीं मिले हैं। और अजय भूषण पांडे ने इस बात को साफ कर दिया है कि सेंटर के पास इस समय पैसा है ही नहीं। और उन्होंने इस बात को कहा है कि जीएसटी एक्ट में एक प्रोविज़न है जिसके चलते हम उस फॉर्मूला को रीवर्क कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर उन्होंने ये बात कही है कि जीएसटी एक्ट हैज प्रोविजंस टू रीवर्क द फॉर्मूला फॉर पेइंग कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स इफ रेवेन्यू ड्रॉप्स बिलो अ सर्टन थ्रेशोल्ड। मतलब अगर एक लिमिट के नीचे अगर उसका शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यू का, तो हम जीएसटी एक्ट में बदलाव करेंगे, उसको रीवर्क करेंगे उसका फॉर्मूला, और उसके तहत सारे जीएसटी के पेमेंट सारे राज्यों को किए जाएंगे। तो अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार एक क्लैरिटी क्यों नहीं ला रही है कि जीएसटी का शॉर्टफॉल कितना है। सारे राज्यों को एक की तरफ से ये बात आनी चाहिए कि उन्हें कितना जीएसटी का रेवेन्यू शॉर्ट पड़ रहा है, उस पर सरकार क्लैरिटी दे। आपको ये बता दें कि अभी सोमवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक अपने स्टेटमेंट में कहा था कि 2019 और 20 के साल में अभी तक जो पहला उन्होंने इंस्टॉलमेंट जीएसटी रेवेन्यूज़ का पे किया है वो 13,806 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू पे किया है। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि ये लॉकडाउन के बाद पहली बार ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी और जितने भी विपक्षी नेता थे, चाहे वो अंबिका सोनी हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे मनीष तिवारी हो, उन सब ने इस बात को कहा कि इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ज़्यादातर जो बातें हैं वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई होनी चाहिए थी। लेकिन इस बार जो सरकार की तरफ से जो डिस्कशन रखा गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, तो वो था फाइनेंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज ग्रोथ कंपनीज। तो आप ही सोच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी इस समय प्रायोरिटी है सरकार की, कि अगर वो इनोवेशन की बात कर रही है और इनोवेशन के इकोसिस्टम की बात कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है, जो राज्यों को प्रॉब्लम हो रही है, जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है, वो सब डिस्कस करने के लिए सरकार को लगता है कि प्रायोरिटी है ही नहीं। अब आपको ये भी बता दें कि जयंत सिन्हा इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उनको मनीष तिवारी ने कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अगर आप इकोनॉमी के बेसिक्स अगर आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है आप उसको डिसबैंड कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल जो जीएसटी के जो रेवेन्यूज़ हैं उसकी शॉर्टफॉल से राज्यों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते लोगों की सैलरीज, लोगों के पेमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस के जो पेमेंट्स हैं वो सब इस समय लटके हुए हैं क्योंकि राज्यों के पास पैसा नहीं है। अब राज्यों के पास पैसा नहीं है तो उसने पैसा कौन देगा? अगर जीएसटी एक्ट में ये प्रावधान है कि राज्यों को पैसा सेंटर देगी, अगर केंद्र देगी, तो अब ये केंद्र बताए कि राज्यों को ये पैसा कब तक देगी और किस फॉर्मूला के तहत देगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इस पर क्लैरिटी कब तक होती है? आपको बता दें कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग की जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी वो जुलाई में होने वाली थी। अब आज जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि जीएसटी काउंसिल की बैठक कब होगी। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के लिए कितनी प्राथमिकता है जीएसटी रेवेन्यूज़ के लिए, कितनी प्राथमिकता है राज्यों को पैसे देने के लिए। इससे आपको अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा। अब इस पर आपका क्या सोचना है? ये फॉर्मूला को रिवर्क कैसे करेगी सरकार? क्या सरकार वाकई में जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हुए हैं उसको लेकर क्लैरिटी लाएगी? इस सब पर निगाहें बनी होंगी, लेकिन आप इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
आइए अब आपको आखिरी खबर की ओर लेकर चलते हैं और वो है आज कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, 34 साल बाद आज देश में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। आपको याद दिला दें कि जो इसके पहले 2 बार जो एजुकेशन पॉलिसीज आई थी तो वो 1968 में आई थी और 1986 में आई थी, और उसके बाद 1992 यानी कि 1992 में कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, लेकिन वो 86 की ही ऑलमोस्ट एजुकेशन पॉलिसी थी जो इतने सालों से चल रही है। अब 34 साल बाद जो नई शिक्षा नीति आई है उसके मेन पॉइंटर्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि जो राइट टू एजुकेशन जो है उसके जो प्रोविजंस हैं, अभी तक ये देखा गया था कि वो क्लास 1 to 8 तक के बच्चों के लिए उसका प्रावधान था, लेकिन अब इसे पूरा यानी कि प्री स्कूल से लेके 12वीं क्लास तक राइट टू एजुकेशन के जितने भी प्रावधान हैं वो उन पर लागू होंगे। जो नया एजुकेशन सिस्टम है, अभी तक हम 10+2 मॉडल में चल रहे थे, लेकिन जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो 5+3+3+4 के मॉडल पर चलेगा। अब इसका मतलब क्या है? जो 5 वाला मॉडल है वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, जो फाउंडेशन स्टेज के लिए है। 8 से 11 साल के जो बच्चे हैं वो प्रिपरेटरी स्कूल में आएंगे, वो सेकेंड स्टेज है। तीसरा जो स्टेज है वो मिडिल स्कूल का है, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और आखिरी यानी कि जो सेकेंडरी लेवल है वो 14 साल से 18 साल के बच्चों के लिए है। यानी कि 5+3+3+4 का मॉडल है। ये एक नया मॉडल है जो लागू किया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं नई शिक्षा नीति में? इसमें ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको भारत में एंट्री के लिए प्रावधान मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसका रोड मैप अभी तैयार किया जाएगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे जो कि इतने दिनों से पेंडिंग थे, इतने सालों से पेंडिंग थे इनफैक्ट। तो एक ये बात है कि फॉरेन प्लेयर्स को एंट्री मिलेगी। जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऑटोनॉमी ज़्यादा दी जाएगी। रिसर्च पर बहुत ज़्यादा जोर होगा। बच्चों को ये इनकरेज किया जाएगा कि जो स्किलिंग के जो कोर्सेज हैं वो उनके साथ स्कूल्स में हो। इन सब तरीके की बातें आ रही हैं सामने। और अभी तक हम जिस मंत्रालय को HRD मंत्रालय कह रहे थे, अब उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा। तो ये कुछ सामने है जो प्रावधान जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रावधान बहुत अच्छे हैं, इंटेंशन बहुत अच्छा है नई एजुकेशन पॉलिसी लाने का, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो बहुत ही रिग्रेसिव मानी जाती थी, और आजकल के हिसाब से उस एजुकेशन पॉलिसी को हम कहते थे कि वो रिडंडेंट हो चुकी है, और आजकल की जो नीड्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के नीड्स हैं, वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है, कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान भी ये कहा गया कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें हम आज का जो जॉब सिनारियो है उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर अब 5+3+3+4 की हम बात करते हैं तो स्कूल में टीचर्स की ट्रेनिंग, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग ऑफ टीचर्स, स्किलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, कितनी मैन पावर आएगी। और अगर आप फॉरेन प्लेयर्स के एंट्री की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या गारंटी है कि किसी न किसी तरीके का करप्शन ना हो, और वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो आएंगे उनको लेकर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो। तो इन सब बातों पर सरकार को क्लैरिटी लानी होगी। जैसा मैंने कहा कि इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि अभी भी टीचर्स की बहुत ज़्यादा मारामारी है, टीचर्स की जो संख्या है हमारे देश में बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गाँव-गाँव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी पूरी तरह से सुनियोजित नहीं किया गया है। तो ऐसे में इस पॉलिसी को रोल आउट करना, क्योंकि पॉलिसी जब इतने साल बाद आई है, 34 साल बाद हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, अब इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में कितने साल लग जाएंगे ये देखना होगा। और ये इम्प्लीमेंटेशन का जो की है, द की टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाइज विद द ब्यूरोक्रेसी। हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी चुस्ती से काम करेगी कि गांव-गांव में, घर-घर में, दरवाजे-दरवाजे पर लोगों को इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता हो, स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले, और टीचर्स भी बिल्कुल उसी तरह से अवेयर हो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ये अपने आप में भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार इसे पूरा कैसे करेगी? आने वाले दिनों में इससे जुड़ी हुई खबरें आपको हम लगातार देते रहेंगे। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @Neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback on that particular address. Thanks for watching. It's not fake.